हाँ देखो भाई, सामने सामने देखो। टॉपिक का नाम है अलजेब्रा, यानी बीजगणित। अब बीजगणित क्या है? जैसे अंगणित है, ऐसे ही गणित की एक शाखा है बीजगणित भी। अंगणित है, बीजगणित है, त्रिकोणमिति है, ज्यामिति है, सांख्यिकी है, सम्मिश्र संख्याएं हैं, और ये सारे जैसे समाकलन है, अवकलन है, ये सब के सब मैथ के अलग अलग पार्ट है। तो बीजगणित का क्या यूज है? तो बीजगणित का टेक्निकल रूप से ज़्यादा यूज है, व्यवहारिक रूप से ज़्यादा यूज है नहीं। इसलिए छोटी क्लासों में आप देखते होंगे कि अर्थमेटिक ज़्यादा पढ़ाई जाती है, बीजगणित कम पढ़ाई जाती है। लेकिन अर्थमेटिक को सोल्व करने के लिए बीजगणित की इक्वेशन का ही काम लेते हैं। तो बीजगणित एक अर्थमेटिक से भी ज़्यादा टेक्निकल सब्जेक्ट है, ज़्यादा ये पार्ट है। लेकिन बस ये है कि अर्थमेटिक अपनी दैनिक दिनचर्या में ज़्यादा काम आता है, इसलिए हमें वो ज़्यादा दिखाई देता है। जबकि बीजगणित हमारी दैनिक दिनचर्या में काम नहीं आता है, इसलिए हमें वो कम दिखाई देता है। अब बीजगणित में क्या होता है कि कोई भी इक्वेशन है ना, दो दो तीन तीन पर डिपेंड होती है। जैसे मान लो कि भाई हम कोई वस्तु बना रहे हैं और उस वस्तु को बेच रहे हैं। अब बना रहे हैं, वो बेच रहे हैं, तो वो बहुत सारी चीजों के ऊपर डिपेंड है कि एक तो वो वस्तु का कच्चा माल कितने का आ रहा है, उसको बनाते वक्त श्रमिकों कितने हो रहे हैं, एक हम उस पे कितना प्रॉफिट लेना चाहते हैं, उसके बाद में लास्ट फाइनल प्राइस निकल के आती है। तो बीजगणित की इक्वेशन यही है जो चर और अचर के ऊपर डिपेंड होती है। अब मैथ में एक तो सबसे आसान विषय है ये बीजगणित वाला, बहुत शानदार है, बहुत ही अच्छे से समझ में आएगा, बहुत कम समय में होगा। ठीक है, प्रैक्टिस तो एक तो गुजरना ही पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, लगभग 100 प्रश्नों की या 70 प्रश्नों की प्रैक्टिस तो हम कॉपी के माध्यम से करेंगे। और उसके बाद में 150 क्वेश्चनों की एक सीट आपको मैं दूंगा, आज ही दे दूंगा। ठीक है, उस 150 वाली जो सीट है उसमें मेरे साथ साथ आप घर पे निकालते रहना। तो जैसे 150 वो और 50 से 70% मेरे साथ, यानी 200% अगर बीजगणित के निकलते हैं तो अपना बीजगणित टॉपिक पूरा हो जाएगा। कितना समय लगेगा? 7 से 8 घंटे का समय लगेगा, यानी एक सप्ताह का काम है। अगले ट्यूसडे तक बीजगणित पूरा हो जाएगा। ठीक है, लेकिन ट्यूसडे तक लगातार 2-2 घंटे आपको घर पे देने होंगे, थोड़ी सी बातों को समझना होगा, मेरे से पूछना होगा। मैं उस प्रकार से बिल्कुल बीजगणित नहीं पढ़ाऊंगा जैसे कि मैं अर्थमेटिक पढ़ाता हूँ। क्यों? क्योंकि जो अगर बच्चा बीजगणित पढ़ने की योग्यता रखता है तो उसने अर्थमेटिक और अपना बेसिक तैयार कर रखा होगा, ये मान के चलता हूँ। और अगर फिर भी तैयार नहीं कर रखा तो फिर उसको एडवांस में पढ़ना ही नहीं है, उसको वापस जाके वही पढ़ना है। फिर यहाँ के क्या करेगा, जब उसको अर्थमेटिक ही नहीं आई तो एडवांस पढ़ने से मतलब नहीं है। ठीक है, तो आप खुद रोकना टोकना कि यहाँ क्या दिक्कत है, यहाँ क्या चीज़ है। तो सबसे पहले तो ये है। अब अर्थमेटिक में जैसे कि ये काम चलता है किसका, 0 का, 1 का, 2 का, 3 का, ऐसे लेकिन 9 तक का। ऐसे बीजगणित में क्या होता है कि एक्स वाई जेड और एबीसी का बोला बाला रहता है। अब एक्स वाई जेड एबीसी क्या है? एक्स वाई जेड एबीसी यही है जो संख्याएं हैं 5, 10, 20, 50। लेकिन इसको व्यापीकृत करने के लिए ये कर दिया। जैसे अर्थमेटिक क्या कहती है कि पेन को उठाओ, पेन भी गिरेगा, और किसी चीज को उठा के डालो, मतलब कुर्सी उठाओ, कुर्सी भी नीचे जमीन पे गिर जाएगी, बोर्ड उठाओ, बोर्ड भी गिर जाएगा, पत्थर उठाओ, पत्थर भी गिर जाएगा। बीजगणित क्या कहती है? अक्स उठाओ, अक्स गिर जाएगा। अक्स में सब कुछ आ गया, जो उठा रहे हो उसको हमने अक्स मान लिया। तो ये एक्स वाई जेड एबीसी कोई बड़ी चीज या कोई बड़ी महाभारत नहीं है। ये इन नंबर्स को या इन संख्याओं को ही दिए गए नाम होता है जो कि सब पे लागू होता है, इसलिए उनको सर्वसमीकाय या इक्वेशन उस हिसाब से बोल देते हैं। आइडेंटिटीज वगैरह बोल देते हैं, ऐसे बोल देते हैं। जैसे कि आपने एक आइडेंटिटीज अर्थमेटिक में पढ़ी होगी, ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या था? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अब ये चीज क्या है? चाहे आप कोई भी चीज लो, देखो 5 + 2 का होल स्क्वायर करो, 49 होगा वैसे तो। 5 का स्क्वायर कितना होता है? 25। 2 का स्क्वायर कितना होता है? 4। और ये कितना हो गया? 20। कितना हुआ? 49 हुआ। अब अर्थमेटिक क्या कहती है कि सबको कर करके ऐसे लिखते जाओ। बीजगणित क्या कहते हैं, नहीं, सबका एक ही नियम बना लो ना, a + b का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो इसलिए कुछ बच्चों के बीजगणित थोड़ी कम समझ में आती है, क्योंकि ये क्या करती है कि चीजों को इकट्ठा कर देती है, फैली हुई चीजों को इकट्ठा करके बोल देती है एक साथ ही। ठीक है, तो यहाँ पे जो 0, 5, 10, 20, 50, 100, 1000, 10,000 काम करे थे, वो सारा काम क्या करेगा? एक्स वाई जेड एबीसी करेगा। अब आप सोचो, मैथ में आपको कोई संख्या 6 अंकों की लिखनी हो अर्थमेटिक में, तो आप ऐसे लिखोगे 6 अंकों की संख्या। लेकिन
अलजेब्रा में कोई 50 अंकों की संख्या लिखनी हो तो भी आप ऐसे लिख दोगे अक्स, इसलिए कैलकुलेशन आसान हो गया। आपको 1000 अंकों की संख्या लिखनी है तो भी लिख दोगे अक्स, ठीक है ना। तो सारा काम अक्स वाई जेड एबीसी पर होगा। तो क्या करें फिर, इन सब का जोड़ बाकी गुणा भाग सीखे थे तो इनका भी जोड़ बाकी गुणा भाग सीखेंगे, ठीक है। और कौन कौन से बिंदु इसमें देखेंगे वो आगे वाली स्लाइड पे आएगा। तो ये तो था टॉपिक का इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन के बाद में दो चीजें चलती है, ये अचर यानी कांस्टेंट जो चलता है वो चलता है अर्थमेटिक में, और ये जो चर या वेरिएबल जो चलता है वो चलता है अलजेब्रा में यानी बीजगणित में। अचर किन्हें बोलते हैं, जिन राशियों के मान हमें स्पष्टतया दिखाई देते हैं उन्हें अचर बोलते हैं। अचर में जैसे कि 45 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, -11 हो गया, और ये बड़ी संख्याएं हो गई, ये सारे क्या है, अचर है, ठीक है। और जो अभी हम बात करते वेरिएबल, वो कौन से हैं, ए बी सी वेरिएबल है, कैपिटल ए बी सी भी बोल देगा कुछ प्रश्नों में, ठीक है। और कुछ प्रश्नों में एक्स वाई जेड भी बोल देगा, कहीं पे पी क्यू आर भी बोल देगा। ये सब क्या है, वेरिएबल है, इनको हम मानते हैं जो, ठीक है। अब हमारा सारा काम इसी पे चलेगा, स्मॉल ए बी सी, कैपिटल ए बी सी, एक्स वाई जेड पी क्यू आर, जो कुछ भी बोलेगा ऐसे बोलेगा। ये सब दोनों बातें हमें आराम से समझ में आ जाती है। उसके बाद में ये हमारे इस टॉपिक को पढ़ने की हमारी जो रणनीति का अहम हिस्सा रहेगा। हम ये 7 बिंदु देखेंगे, 7 बिंदुओं के अंदर ही हम बीच बीच में एमसीक्यू क्वेश्चन भी देखेंगे। जैसे ये बिंदु इससे रिलेटेड क्वेश्चन, ये बिंदु इससे रिलेटेड क्वेश्चन, ये बिंदु इससे रिलेटेड क्वेश्चन, ऐसे सातों के सातों बिंदुओं को देखेंगे। सातों को बिंदुओं को देखने के बाद में मैं एक चीज लेके आऊंगा, जिसमें ये वाली बात, इसमें ये है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन में मैं राजस्थान एग्जाम, एसएससी की एग्जाम और इसकी रेलवे की एग्जाम के मैं क्वेश्चन 40 से 50 क्वेश्चनों के आपको प्रैक्टिस करवाऊंगा। उसके बाद में जो आपको सीट दे दिया 150 क्वेश्चनों की, उसके प्रॉब्लम बताऊंगा। और इस पूरे यात्रा में मेरे साथ अगर आप गुजरते हो तो वास्तव में अलजेब्रा आपका ठीक हो जाएगा। फिर इससे भी बहुत हार्ड प्रश्न आता है, तो आप अगर उसको छोड़ के भी आते हो तो ये मानो कि कोई आपकी 7 ही गणों में से 1-2% बच्चे ही करके आएंगे और कोई नहीं करके आएगा, ठीक है। और वो भी शायद 1-2 उसको करने में लग गए तो 1-2 दूसरे पर्सन को गवा दिए होंगे, ठीक है। इतना हमारा काम रहेगा अलजेब्रा में। तो सबसे पहले आप क्या करो, सबसे पहले टॉपिक का नाम लिख लो, जो कि लिख ही लिया होगा आपने, अलजेब्रा या बीजगणित। उसके बाद में ये चर अचर क्या चीज है ये लिख लो, और फिर वो 7 के 7 पॉइंट लिखे, फिर पहले पॉइंट से शुरू कर देंगे। नोट्स जरूर बना लीजिएगा, क्योंकि एडवांस मैथ में जो 7-8-10 पेज बढ़ते हैं वो बार बार काम में आते हैं। ये हमारे पॉइंट्स रहेंगे ताकि आपको पता रहे कि कितने पढ़ लिए कितने बच रहे हैं। सबसे पहले हैं बीजगणितीय जोड़ बाकी गुणा भाग। दूसरा पॉइंट रहेगा बीजगणितीय संक्रियाएं, एल्जेब्रिक ऑपरेशंस। तीसरा रहेगा दो चरों के रैखिक समीकरण, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। और फिर रहेगा द्विघात समीकरण, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। फिर रहेगा त्रिघात समीकरण, क्यूबिक इक्वेशन। फिर रहेगा गुणनखंड पर आधारित समस्या, प्रॉब्लम बेस्ड ऑन फैक्टर्स। फिर रहेगा शेषफल प्रमेय, रिमाइंडर थ्योरम। और फिर मैं जो 40-50 क्वेश्चन कराऊंगा वो उनमें और किसी प्रकार के अवधारणाओं के आधार पर पूछा है वो ले लेंगे, उसमें अलग अलग प्रकार के ले लेंगे।
लिख लिए? चलो आगे। एक नंबर का पॉइंट लगाओ, बीजगणितीय जोड़ बाकी गुणा भाग। एक नंबर का पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, लेकिन इससे डायरेक्ट क्वेश्चन बहुत कम पूछे जाते हैं। कि कई बार पूछ भी लेते हैं, ऐसी बात नहीं कि क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं। इसमें क्या करेंगे कि हम इन एक्स वाई जेड ए बी सी पी क्यू आर इन सब का जोड़ कैसे करते हैं, बाकी कैसे करते हैं, गुणा कैसे करते हैं, भाग कैसे करते हैं, ये सीखेंगे। जैसे कि हम साधारण मैथ में सीखते हैं ना जोड़ बाकी गुणा भाग, वैसे अलजेब्रा का जोड़ बाकी गुणा भाग सीखेंगे। ये वैसे ज्यादा खतरनाक चीजें है नहीं, लेकिन बाई चांस मान लो ये मैं आपको करवाऊं नहीं और आपको यही नहीं आए ना, तो उसी अर्थमेटिक की तरह ये अलजेब्रा में भी फंस जाओगे। ठीक है। तो सबसे पहले हम जोड़ की बात करते हैं। अब मैं अलग अलग प्रकार के क्वेश्चनों के माध्यम से आपको जोड़ बताने की कोशिश करूंगा। इसमें क्या होता है कि एक टाइप की चीजें एक टाइप की चीजों से जुड़ती है। ऐसे अब जैसे अर्थमेटिक में तो कोई भी जोड़ मना नहीं करता कि हम नहीं जुड़ेंगे, लेकिन इसमें मना कर देते हैं कि हम नहीं जुड़ेंगे। जैसे कि अगर मैं आपको पहला एग्जाम्पल ये बताऊं कि x प्लस वाई में आपको जेड जोड़ना है। ठीक है। तो आप जेड को जोड़ नहीं सकते, बस आप यही लिख सकते हो x प्लस वाई प्लस जेड, ऐसे ही। लेकिन अगर हम दूसरे एग्जाम पर चले जिसमें हमारे पास ऐसा हो कि 2x प्लस वाई में हमें जोड़ना हो प्लस का 3z और प्लस का 2y, तो अभी देखिए एक प्रकार की चीजें है इसलिए जुड़ जाएगी। अभी यहाँ पे 2x है, उधर x का कोई नहीं है, तो हम 2x को तो ऐसे ही लिखेंगे। इसके बाद में अगर हम चलते हैं, यहाँ पे एक y है, वहां पे कोई y है क्या? 2y है, तो एक y 2y कितना y हो गया? 3y हो गया। तो ये 3y हो जाएगा। और प्लस में जेड, इधर कोई जेड है नहीं है, इधर अकेला ही जेड है, तो प्लस का क्या आ जाएगा? 3z आ जाएगा। तो एक जैसे मिलते हैं तो जुड़ जाते हैं, नहीं मिलते हैं तो फिर वो वैसे ही प्लस होके लिखे जाते हैं, इसमें और कोई बड़ी समस्या नहीं आती। जैसे कि अगर मैं एक प्रश्न की बात करूं, मेरे पास ऐसा हो कि 6x² माइनस का 8x प्लस का 17 में से मुझे घटाना हो 5x² जोड़ना हो 11x घटाना हो 20 और बराबर मेरे से पूछे कि भाई इसका बताओ क्या मान आएगा। तो अभी आपको ये समझना है, ये माइनस अंदर जाएगा तो वो तो चिन्ह चेंज करेगा ही नॉर्मल। 6x² में से अगर 5x² जाएगा तो कितना बचेगा? x²। माइनस का 8x है और ये माइनस अंदर -11 होता है, तो कितना हो जाएगा? माइनस का 19x। और प्लस का 17 है, प्लस का ही कितना हो जाएगा? 20, क्योंकि माइनस से माइनस पूर्ण होकर प्लस का कितना हो जाएगा? 37। और अगर मैं एक 4 नंबर का एग्जाम्पल आपको और बताऊं जिसमें ये चीज हो कि 5x³ माइनस का 8x में से घटाना है हमें 2x² और माइनस के x को, तो ये कैसे लिखेंगे? अब 5x³ है, उधर है कि कोई क्यूब वाला नहीं है, तो ये डायरेक्ट ही लिखा जाएगा। 5x³ ऐसे लिखा जाएगा। इधर क्या है? माइनस का 8x है और उधर कितने x आएगा? प्लस का x आएगा, क्योंकि माइनस से माइनस गुणा होगा तो प्लस का x। तो माइनस का क्या बचेगा? 7x। रही बात x² वाले पद की, तो एक अकेला ही है तो डायरेक्ट लिखा जाएगा, जो कि किसका लिखा जाएगा? माइनस का 2x²। साधारणतः ये ध्यान रखते हैं कि बढ़ती हुई घातों से घटती हुई घातों के रूप में लिखते हैं, तो उससे ऑप्शन जल्दी मैच होने की होते हैं, बाकी कोई हार्ड रूल नहीं है, चाहे आगे पीछे भी लिख दोगे तो इसका आंसर क्या आएगा? 5x³ माइनस का 2x² माइनस का 7x। ठीक है। तो अभी आप सबके सब क्या करोगे? इधर वाला साइड का लिखोगे और फिर इसका जो सॉल्यूशन है वो खुद अभी कर लोगे, खुद ही बिना देखे। मेरे ख्याल से अब अलजेब्रा की जोड़ में दिक्कत नहीं आएगी आपको। इतनी सी बात थी बस भाई, समान से समान जुड़ते हैं और समान नहीं हो तो फिर वो वैसे ही पड़ा रहेगा बिना जुड़ी।
कोई दिक्कत है तो बता दीजिएगा या कह दीजिएगा भाई और प्रैक्टिस कराओ इनकी। भविष्य में भी नहीं रहेगी ना इससे रिलेटेड तो अभी तो बता दो। लग रहा है भविष्य का थोड़ा चांस कि इसमें गलतियां करेंगे। नहीं करोगे ना? एक दो और करा दे। कितने हो गए हैं? 4 हो गए ना? 5, 6 और 7 करो। देखो ट्राई कर लिए होंगे एक बार। ये है तो इसी पावर का एक यहाँ पे है तो माइनस का 3x³ है, माइनस का x³ है तो माइनस का 4x³ होगा और बढ़ जाएगा। सामने देख लो। अब बात करते हैं इसकी तो ये अकेला ही है, इस जैसा कहीं नहीं है तो 4x⁵ पहले लिख दिया क्योंकि ज्यादा पावर है उससे। अब बस x की बात बची है तो माइनस का 8x है और माइनस का 4x है तो माइनस का 12x आ जाएगा और प्लस का कितना आ जाएगा? 23 आ जाएगा। ये इस पर्सन का यहाँ तक इसका जोड़ना ओढ़ना हो जाएगा। इससे ज़्यादा हम जोड़ नहीं सकते, कोई भी नहीं जोड़ सकता। गुणनखंड वगैरह कुछ करेंगे तो फिर हम कॉमन लेंगे, x³ लेंगे, वहाँ से और कुछ कॉमन लेंगे, ऐसे काम आगे बनता रहेगा। इसमें क्या करना था? 3x² प्लस का 2x³ माइनस का x माइनस का x³ माइनस का 3x² और प्लस का 2x। इस माइनस को अंदर एंट्री कराए तो चिन्ह बदलने थे। ठीक है, जब आपने चिन्ह बदले तो सबसे ज्यादा पावर वाले के ऊपर फोकस डालोगे तो 2x³ है और माइनस का x³ है तो कितना बनेगा? सिर्फ x³ बच जाएगा एक। 2 बार x³ और उसमें से 1 बार x³ चला जाएगा तो x³ अकेला ही बच जाएगा। अब देखो यहाँ पे 3x² है, वो भी 3x² है तो ये एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगे, क्यों ना? कट जाएंगे। और बाकी बात करें अक्स की तो ये माइनस का अक्स है और वो प्लस का 2x है तो प्लस का एक सिंगल अक्स बच जाएगा, ये चीज बचेगी। और कुछ है नहीं इसमें। अक्स को अगर मैं कॉमन ले लूंगा तो कोष्टक में x² प्लस का 1, यहाँ तक इसका काम हो जाएगा। यही आया था सबके। अगर मैं इसकी बात करूं तो वैसे ही करो इसको भी। 4p माइनस का 8q प्लस का 3r और इसमें से इसको घटाओगे तो माइनस का 11p माइनस का 7q माइनस का 2r। लेकिन आपको इस 2 से मल्टीप्लाई भी करवाना था इसलिए ये 22 बन जाएगा। ये कितना बन जाएगा? 14 बन जाएगा। एक मिनट, यहाँ 22 आएगा, यहाँ 14 आ जाएगा और वहाँ 4 आ जाएगा तो ये 22, ये 1 4 और वहाँ पे 4। तीनों की बात सही है, तीनों ही पॉजिटिव थे तो तीनों ही नेगेटिव हो गए इस नेगेटिव की वजह से। अब 4p में से 22p जाए तो माइनस का कितना p बच जाएगा? 18p। माइनस का 8 क्यों है और एक माइनस का 14 क्यों है तो माइनस का कितना क्यों बन जाएगा? 22 क्यों, क्यों ना? और अगर r की बात करें तो 3r प्लस का में से 4r माइनस का जाएगा तो माइनस का r बच जाएगा।
ठीक है। इससे आगे आप चाहो तो माइनस को कॉमन ले सकते हो और लिख सकते हो कि 18p प्लस का 22q और प्लस का r, ये आपका फाइनल इसका जवाब होना चाहिए। ठीक है। तो अगर इतनी बातें मैंने इन्हें 6-7 प्रश्नों बताया, अगर ये आता है तो जोड़, बस इससे ज्यादा कुछ नहीं है इसमें जोड़। उससे तो बहुत आसान रहता है इनका जोड़। ठीक है। वहां करते रहते हैं अभी 7 जोरदार 15 और 20 ऐसे। ठीक है ना। देखो सबसे पहले लिखेंगे 70x³ माइनस का 18x। आगे वाली को घटाएंगे तो चिन्ह बदलते जाएंगे। प्लस का 15x² प्लस का x³ प्लस का 12x माइनस का 18। अब सबसे अधिक पावर वाले की बात करते हैं तो ये दो जगह देखने को मिलता है, जो कि कितना हो जाएगा 71x³, यही होगा। और स्क्वायर की बात करते तो सिर्फ एक जगह देखने मिलता है तो 15x²। और माइनस 18x में प्लस का 12x जोड़ोगे तो माइनस का क्या रहेगा 6x, और माइनस का 18 आगे है ही। ये आया था तो आपको सही है जोड़, और बाकी आपको आ रहा है इसका। ठीक है। इसमें क्या करना था, ये 2x पहले इन दोनों से मल्टीप्लाई होगा, इससे भी और इससे भी। तो क्या आएगा 6x माइनस का 8x²। फिर ये इससे गुणा होगा तो 12x, और ये x उससे होगा तो 3x²। जिनकी बात करें तो माइनस यहाँ माइनस का और माइनस यहाँ प्लस का। सही है बात इतनी। अब बताइए इस पावर का क्या है इसमें, x² जो कि कितना बचेगा माइनस का 6x² बचेगा, वो 5 बचेगा क्योंकि 8 में से कितना चला जाएगा 3। और अगर हम बात करें x की तो माइनस का कितना x बचेगा 6x बचेगा। ठीक है। बस इसके अलावा कुछ रहेगा नहीं। -5x² माइनस के 6x, यही आना चाहिए था। इसकी बात करें तो इसमें भी बदलना पड़ेगा आपको सबसे पहले। तो 3x³ माइनस का 4x² माइनस का 3x प्लस का 2, अंदर को चिन्ह को भेजोगे तो चिन्ह बदल जाएगा 3x² माइनस का 4x² माइनस का 3x प्लस का 2। क्यों 3x नहीं लिखा, क्यों? अच्छा यहाँ पे वैसे और सही है। अब बताइए सबसे पहले क्यूब ही है सबसे बड़ा, तो कितना x³ बनेगा 6x³। और स्क्वायर वाले में क्या बनेगा माइनस का 8x² और माइनस का 6x। ठीक है, वेरी गुड। और प्लस का 4, ये इसका आना चाहिए था। और इससे आगे हम बात करते हैं तो देखो क्या है, इधर बता रहा हूं मैं आपको। सबसे पहले तो ये लाइन ऐसे की ऐसे लिख दोगे,
11x³ प्लस का 18x² प्लस का 18x², उसको अंदर मल्टीप्लाई के लिखो, माइनस का 11x² प्लस का 3x, तो 11x³ 21 नहीं 7x² और प्लस का 3x, ये आना चाहिए था इसमें, क्यों ना? अरे मैच हुए क्या? ठीक है, चलो आगे लिखो गुणा, उतार लो कोई छोटा मोटा गलती हुई तो। चले आगे। चले लिखो भाई अब मल्टीप्लाई, तो बात करेंगे गुणा की। गुणा में मैं आपको 3 गुणा दे रहा हूँ, आप खुद एक बार अपने स्तर पर देख लो कि कैसा आपको बर्ताव होता है इनके साथ। देखो, या तो देखो आप मन ही मन में कर लोगे तो अच्छा रहेगा, नहीं तो आपको लिख के साइड में ले जाके सोल्व करना पड़ेगा, तो वो थोड़ी सी आदत सही नहीं रहती है। मन में ही कैसे करना है, यानी आपको सपोज करना है कि ये अक्स जा रहा है और उन दोनों से गुणा करके लिखा जा रहा है, फिर 2y जा रहा है, फिर गुणा करके लिखा जा रहा है, फिर z जा रहा है, फिर गुणा करके लिखा जा रहा है, एक ही लाइन में सारा काम हो जाएगा। फिर पिछले प्रश्न की तरह जोड़ बाकी का कुछ गुंजाइश होगी तो कर देंगे। तो अक्स जाके गुणा कराओ, बताओ अक्स जब x² से गुणा होगा तो x³, अक्स जब y से गुणा होगा तो xy, 2y जाके जब गुणा होगा तो 2y(x²), ऐसे कैसे ही सेम नहीं हो तो दोनों ही लिख दिए जाते हैं। 2y माइनस वाई से गुणा होगा तो माइनस का 2y², जेड जाके गुणा होगा तो z(x²), और जेड वाई से गुणा होगा तो जेड वाई और बीच में माइनस का चिन्ह। अब कहीं कोई गुंजाइश है कि इकट्ठा करने की? मेरे को तो लग नहीं रही कहीं पे भी। नहीं, ये तो यही अपना फाइनल है। ठीक है, अगर इसकी बात करें तो सेम यही दोनों जगह जाके वही मल्टीप्लाई होगा। तो 5 से 3 गुणा होगा 15, चर से चर गुणा होता है, अक्षर से अक्षर गुणा होता है, ये भी ध्यान रखना। तो 5 तो 3 से गुणा होगा, 15 कहेगा कि ले आजा हम दोनों तो एक तरीके के हैं। अब x³ x से गुणा होगा तो x⁴, और 11 3 से गुणा होगा तो 33, और यहाँ पे कोई अक्षर चर था ही नहीं, तो चर नहीं होता है ना, तो वहाँ x⁴ वो 0 माना करते हैं। ठीक है,
तो अक्स की पावर 0 यानी 1 से गुणा होता है। तो अक्स जब अक्स क्यूब जब 1 से गुणा हुआ तो अक्स क्यूब आ जाएगा। तो 15 अक्स की पावर 4 प्लस 33 अक्स क्यूब, ये आपका आ जाएगा। ऐसा ही इसको करना है, वाई अक्स तीनों से, वाई तीनों से, जेड तीनों से। थोड़ा दिमाग ठिकाने पर रखकर, ये अलग प्रकार के कैलकुलेशन, हालांकि उनसे इजी लगेंगे, आप एक दो बार कर लोगे तो बताओ क्या आएगा। अक्स क्यूब प्लस अक्स वाई माइनस का अक्स जेड माइनस का वाई अक्स स्क्वायर माइनस का वाई स्क्वायर प्लस वाई जेड प्लस का जेड अक्स स्क्वायर प्लस का जेड वाई माइनस का जेड स्क्वायर। ये लो, अब कोई मिक्स होने वाली चीज है उसको मिक्स कर दोगे, नहीं तो साथ रहेगा ही रहेगा। एक तो देखो ये मिक्स होने वाली है, वाई जेड तो प्लस का 2 YZ एक साथ हो जाएगा। और कुछ है क्या मिक्स होने वाला, और मेरे को दिखाई दे नहीं रहा, तो फिर छोड़ देते हैं। ठीक है, आ गया क्या ऐसे ही हो आके। अब आपको भाग सिखाता हूँ मैं। तो जगह जगह ये गुणा करने के लिए जरूरत पड़ सकती है अपने को। भाग आपको कहीं पे भी नहीं करना पड़ेगा इसके कैलकुलेशन में, मतलब भाग की जरूरत ही नहीं है। भाग का हम वैकल्पिक तरीका रखेंगे, हम क्या करेंगे कि वैल्यू पुट करेंगे। ठीक है, जिससे हमें पता चल जाएगा कि ये इसका भाजक है या नहीं है। वो जब समय आएगा तो बता दूंगा, लेकिन फिर भी मैं आपको भाग सिखा रहा हूँ क्योंकि आपको आना चाहिए भाग करना। ठीक है, तो मैं 2 भाग लिख रहा हूँ बोर्ड के ऊपर, वो पहले आप ट्राई करेंगे फिर मैं बता दूंगा। 3x³ 4x² प्लस 2x में भाग देना है सभी को x+2 का। और एक भाग ये और बता देता हूँ कि 4x⁴ 8x² माइनस का 10 में भाग देना है आपको x² - 1 का। चलो देखो, वही है तरीका। पहली में दूसरी का भाग देते हैं, फर्स्ट में दूसरी का देते हैं। तो ये तो सही है कि 3x³ में प्लस 4x² में प्लस 2x में भाग देंगे हम किसका, x+2 का। तरीका क्या है सुन लो एक बार, देख लो भाई, आपको आना चाहिए, नहीं तो जरूरत तो नहीं पड़ेगी। ये 3x³ है ना, तो इस संख्या को ऐसी चीज से गुणा कराते हैं कि पहला उसका भी 3x³ ही आ जाए। तो हम गुणा कराएंगे 3x² से। ये 3x² यहाँ लिखाना होता है, लेकिन मैं यहाँ लिख रहा हूँ, जगह नहीं है तो 3x² से इसको गुणा करा के नीचे लिख दो। तो 3x³ प्लस का 6x², दो पदों में 7 चलता है, अब बाकी करो। ये कट गया, तो माइनस का 2x²। अगला एक उतार लेते 2x। अब इसको ऐसी संख्या से गुणा कराओ जो पहला पहला मिला दे, माइनस का 2x से गुणा कराओगे तो माइनस का 2x² और माइनस का 4x, चेंज करोगे तो प्लस है, और यहाँ पे क्या हो जाएगा
प्लस माइनस होगा तो वो प्लस प्लस हो जाता है। अब ये कैंसिल हो गया, कितना हो गया 6x। अब ऊपर से तो कुछ बचा ही नहीं है, या बचा है कुछ? नहीं बचा। तो 6x क्या हो गया, शेषफल हो गया। 6x क्या हो गया, शेषफल हो गया। मैंने ऐसे दिया नहीं तो जीरो भी आएगा, जीरो वाला भी करवाऊंगा एक। अब इसमें कैसे करोगे, वही तरीका है। 4x⁴ प्लस का 8x² माइनस का 10, इसमें भाग देना है अपने को x² - 1 का। ऐसी संख्या से गुणा करो, पहला पहला मैच हो जाए। 4x² से तो 4x⁴ माइनस का 4x², तो माइनस प्लस ये कैंसिल, ठीक है। तो 12x² और माइनस का 10। अब ऐसी संख्या से गुणा करो जो पहला पहला मैच हो जाए 12 से। तो 12 से गुणा कराने पर 12x² माइनस का 12, तो माइनस प्लस ये कैंसिल हो गया। तो शेषफल में कितना बचा, 2। ठीक है, ऐसे होते हैं। लिखा दूँ कब तो? लिखो। समीकरण समीकरण 4x⁴ प्लस 8x² - 10। समीकरण समीकरण 4x⁴ प्लस 8x² - 10। 4x⁴ प्लस 8x² - 10 में x² - 1 का भाग देने पर, में x² - 1 का भाग देने पर, में x² - 1 का भाग देने पर क्या शेषफल होगा, क्या शेषफल होगा? अब आप बोर्ड की तरफ देख लो डायरेक्ट। अब आप कैसे निकालोगे कि सर ये ऐसे लगाएंगे, ये भाग देंगे, शेषफल में कितना आ जाएगा, 2। ठीक है, मैंने क्या कहा था, मैं आपसे भाग नहीं दिलवाऊंगा। पर्सन यही पूछेगा जैसे मैंने पूछा वैसे। इसका तरीका क्या रहेगा, देखो, जिसका भाग देना हो उसको खुद को 0 के बराबर कर देंगे। तो 0 के बराबर करने पर x² का मान क्या है, 1। ये मान इस समीकरण में रख दो, जो बचेगा वही शेषफल है। और अब देखते हैं कि 2 बचता है कि नहीं बचता। तो हम रखेंगे 4, यहाँ x² की जगह 1 है तो वो 1 ही हो जाएगा, उसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यहाँ भी 8 ही हो जाएगा क्योंकि x² की जगह 1 लिख दोगे, माइनस का 10। देखो 12 में से 10 जाता है तो कितना बचता है, 2। इसलिए मैं आपको भाग के लिए ज़्यादा जोर नहीं दे रहा था कि भाग नहीं भी आए तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि डायरेक्ट भाग पर आधारित ये एक ही प्रश्न आता है जो हम ऐसे कर लेंगे और भाग नहीं देना है कहीं पे भी। ठीक है, कई बार क्या कहता है, ये कहता है कि भाई x-2 का पूरा पूरा भाग जाता है, और यहाँ पे कोई चीज छुपा लेता है, जैसे a कर देगा, p कर देगा, फिर ये बोलेगा कि बताओ इस a का मान क्या है। तो हम क्या करेंगे, बराबर में 0 लिख देंगे फिर, और फिर बाकी सारी चीजें तो चली जाएगी वो। अब जैसे यहाँ पे p आ जाए, यहाँ पे p आ जाए, बराबर में 0 आ जाए, तो 2 घूम के उधर चल जाए तो p बराबर -2 हो जाए। ठीक है, तो वो वैसे वाले प्रश्नों में हेल्प करेगा, लेकिन ये पूरा करने की जरूरत नहीं है। फिर भी 2 प्रश्न बता दिया ताकि मान लो कि कभी जरूरत पड़े तो आपको ये नहीं लगे कि आया नहीं था। ये हमारा पहला पार्ट था जिसमें मैंने बताई उतनी सारी बातें आपको पता होना चाहिए।
ठीक है। अब लगाओ बिंदु संख्या 2। बिंदु संख्या 2 में है बीजगणितीय संक्रिय, सबसे इंपॉर्टेंट भी है और ये चीज आपकी पढ़ी हुई भी है, लेकिन जो पढ़ी हुई है उससे भी एडवांस इस तरह के क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे। और वास्तविकता में यह है कि यहाँ पे थोड़ा सा काम अपना अच्छा खासा स्टार्ट होगा। यहाँ पे क्या करेंगे हम, एबीसी के फॉर्मूले, उन एबीसी के फॉर्मूले पर आए हुए कुछ क्वेश्चन या कैसे भी क्वेश्चन में अलग अलग प्रकार के 15 प्रश्न कराऊंगा, तो 15 प्रकार के कराऊंगा। ठीक है, तो ये ज्यादा आते हैं, ये क्वेश्चन ही ज्यादा आते हैं एग्जामों में। जो आगे के पॉइंट है उसमें तो कभी रेयर क्वेश्चन देता है, मतलब मान लो उसको हट के क्वेश्चन बनाना होता है तो बनाता है। ठीक है, तो बीजगणितीय संक्रियाओं को फटाफट लिख लो, आपको तो याद भी होगी कौन कौन संक्रिया थी। ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो ये मैं 12-13 लिखूंगा, फटाफट खींच के लिख लो। ए माइनस बी का होल स्क्वायर यहाँ लिखनी है, ऐसे नहीं है कि दूसरी जगह लिखे हुए चलेगी अलजेब्रा की अलजेब्रा में। तीसरा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी, ए माइनस बी। चौथा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर 2 ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। पांचवा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर 4ab। 6 नंबर, ए प्लस बी का होल क्यूब बराबर ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab और कोष्टक में ए प्लस बी। 7 नंबर, ए माइनस बी का होल क्यूब बराबर ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस का 3ab कोष्टक में ए माइनस बी। 8वां, ए क्यूब प्लस बी क्यूब बराबर ए प्लस बी कोष्टक में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का ए बी। 9वां, ए क्यूब माइनस बी क्यूब बराबर ए माइनस बी कोष्टक में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। 10वां, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी सी प्लस सी ए। कल की तारीख में याद होनी चाहिए अच्छे से। चले आगे, इसलिए थोड़ा बहुत आपको आना चाहिए अच्छे से, क्योंकि इजी पर्सन को नहीं करते हो तो 90% बच्चों से पिछड़ते हो, हार्ड को नहीं करते हो तो 2-4% ऐसे पिछड़ते हो। 11 नंबर का था ना, ए प्लस, ये करो, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस का 3ab बराबर ए प्लस बी प्लस सी कोष्टक में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस का ए बी माइनस का बी सी माइनस का सी है। ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3ab बराबर ए प्लस बी प्लस सी कोष्टक में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी है। यदि ए प्लस बी प्लस सी बराबर 0 हो जाए तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब
-3 ABC बराबर भी 0 हो जाएगा। तो हम बोल सकेंगे कि ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू बराबर क्या होगा, 3ABC होगा। और एक 12वें नंबर का फॉर्मूला, ये भी बार बार काम आता है कि ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस का 3ABC बराबर ए प्लस बी प्लस सी बटावा 2 और ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस सी माइनस ए का होल स्क्वायर। और बाकी देखो, इसके अलावा भी मैं आपको 15-20 फॉर्मूले बना के दे सकता हूँ, लेकिन वो सभी इन्हीं से बनेंगे। तो जब मैं क्वेश्चन कराऊंगा तब बना बना के दूंगा, तब आपको लगता है तो वो ट्रिक के रूप में याद रख लेना, और आपको लगता है तो प्रोसेस के रूप में ध्यान में रख लेना। चलो नेक्स्ट काम करेंगे कल।